हेलो बच्चों, हमने क्वेश्चन 7 कर लिए थे अपने। अब सेट सी फर्स्ट चल रहा है और अब 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। चालकता एवं मोलर चालकता को समझाइए। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का आपका है भाग 2 का। भाग 2 में से दे रखा है चालकता। चालकता का मतलब क्या होता है? किसी भी कंडक्टिविटी मतलब कि कभी भी किसी भी धातु या फिर कोई विलयन है और जिसमें विद्युत अपघट्य घुला हुआ है तो उसके अंदर करंट प्रवाहित होगा या नहीं होगा। तो देखिए परिभाषा कुछ ऐसी है कि प्रतिरोधकता का प्रतिलोम चालकता, या इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे इसे कापा, इसे कहते हैं कापा। ये थोड़ा सा के को आप ऐसे करके ऊपर को और ऐसे करके बना दीजिएगा, ठीक है। से शो करते हैं। क्या होता है सूत्र? कापा बराबर 1/रो, प्रतिलोम ही होगा, ठीक। उल्टे को कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? सीमेंस मीटर इनवर्स, या सीमेंस का उल्टा क्या हो जाता है? ओम इनवर्स। जैसे मोह भी कहीं कहीं लिखा होता है, याद रखिएगा, मोह और मीटर इनवर्स। और ज़रूरी नहीं है मीटर ही हो, यहाँ इसे आप मीटर की जगह का सेंटीमीटर दे रखा हो और सीमेंस को हम शॉर्ट में एस भी लिख देते हैं और ऐसे करके सेंटीमीटर इनवर्स। ज़्यादातर आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे चालकता के ऊपर, जो भी न्यूमेरिकल है कोर्स में, उसमें सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में ज़्यादातर वैल्यू दे रखी होती है। ये बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाता है, आया हुआ भी है। चालकता का मात्रक होता है, तो मात्रक तो आपके पास तीनों होगा। सीमेंस मीटर इनवर्स में ऐसे दे सकता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में दे सकता है, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में भी दे सकता है। क्लियर? ये वाला तो आया हुआ है, ये वाला पूछा गया था एक बार। अब मोलर चालकता, क्योंकि सवाल में आगे क्या कह रहा है, मोलर चालकता को समझाइए। तो मोलर चालकता होती है आपकी, समझ लो पहले तो मोलर चालकता क्या होगी। चालकता क्या है? तो देखो, ये कोई आपके पास पात्र है और पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है। अब इस द्रव में कोई, मैंने इस तरीके से कोई विद्युत अपघट्य डाल दिया। अब जब विद्युत अपघट्य डाल दिया और मैंने इसके अंदर कोई तार डाला और उस तार को यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक करंट का फ्लो होगा। तो करंट का फ्लो हो रहा है, अभी मैंने कितना डाला ये मुझे नहीं पता है, सही है। तो अभी तो ये चालकता होगी। लेकिन अगर आप बोले सर इसे आपने 1 मोल डाला है, क्लियर, जैसे मान लो 1 मोल कोई भी चीज़ विद्युत अपघट्य डाल दी, NaCl डाल दिया, चलिए मान लीजिए, तो जब 1 मोल डाला होगा इसके अंदर, तो वो जो चालकता होगी वो चालकता ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। यानी आप सीधी तरीके से देसी भाषा में ये समझ सकते हो कि किसी भी आयतन में अगर किसी विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला है, अगर 1 मोल नहीं घुला है तो चालकता है, लेकिन अगर 1 मोल घुला है तो वो उसकी क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। तो मोलर चालकता की डेफिनेशन क्या है? 1 मोल विद्युत अपघट्य को VmL में घोलने पर उसके द्वारा उत्पन्न समस्त आयन, भाई 1 मोल जब घोलोगे तो उसके साथ तो जितने भी आयन निकल के आएंगे, वो समस्त आयनों की चालकता उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। इसे कितने शो करते हैं? लैम्डा एम। याद रखिएगा, ये जो लैम्डा होता है, एक तो लैम्डा आपने पढ़ा ही होगा ये वाला, और एक लैम्डा ये होता है। तो ये असल में स्मॉल लैम्डा होता है, ये होता है कैपिटल लैम्डा। लैम्डा एम से शो करते हैं। मात्रक होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल एन वर्स। और ये सूत्र है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाया हुआ है आपको, सेट बी में या ए फर्स्ट में करवाया होगा। आप देख लीजिएगा पुरानी वीडियो के अंदर, उसके अंदर होगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल। क्लियर? इंपॉर्टेंट सवाल है, करके जाइएगा बोर्ड में। अब मात्रक तो ये है ही इसका। हाँ, अगर सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर होता तो आप यहाँ पे 1000 ना लगाकर कापा अपॉन सी कर देते। क्लियर? अच्छा, अब अगला सवाल देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर टिप्पणी लिखिएगा। तो देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम हैं वो ये है। अब ये क्या है? तो पहले आपको मैं बता दूं, आपको इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये मेरे पास कोई पात्र है और उसमें ये 2 इलेक्ट्रोड हैं। अब इसके अंदर कोई विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, मान के चलिए कॉपर सल्फेट घुला हुआ है। अब हमने क्या करा, यहाँ से तार ले गए और यहाँ से तार ले गए और ये दोनों तार ले जाकर बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव से लगा दिए। लगातार करंट का फ्लो होने लगेगा, सही है। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होगी। जब लगातार क्रिया होगी तो होगा ये कि जो कैथोड होगा
क्योंकि कैथोड जो विद्युत अपनी सेल का माइनस वाला ही होता है, तो उसके ऊपर लगातार क्या होगा, कॉपर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो जो माइकल फैराडे थे उन्होंने बस यही चीज़ बताई थी कितनी विद्युत प्रवाहित की जाए बैटरी के द्वारा, और तो इससे कितना कॉपर या कोई भी दूसरी धातु, जिस धातु का लवण होगा उस धातु का कितनी मात्रा इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगी। निक्षेपित का मतलब होता है चिपकेगी। सही है। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे आपके घरों के वाटर हीटर को जब पानी में आप डालते हो, कुछ समय बाद उसके ऊपर एक पतली सी परत चिपक जाती है, तो उस जगह पर वो जो क्रिया हो रही है उसके लिए भी हम एक ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, निक्षेपण। सही है। अब क्षेपण का मतलब होता है नीचे बैठ जाना, और निक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज़ पर चिपक जाना। सही है। तो अब इसके ऊपर क्या बोला उन्होंने, फैराडे ने, पढ़ते हैं नियम। उन्होंने कहा कि किसी पदार्थ का विद्युत अपघटन कराने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर दी गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब होता है बराबर होती है, यानी जितनी मात्रा आपने आवेश की प्रवाहित करोगे उतनी ही मात्रा, यानी उसी की समानुपाती मात्रा आपको उस पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर मिलेगी। तो m जो होगा वो बराबर होगा ZIT। तो I तो धारा होती है, T जो होता है समय होगा, m जो होगा वो पदार्थ का द्रव्यमान होगा जो चिपकेगा, और Z जो है वो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं इसे। सही है। इसके ऊपर सवाल बहुत मुश्किल से आ सकता है, अगर आया तो अगर हम यहाँ से कोई सवाल आता है तो वो Q बराबर IT से सॉल्व हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर सवाल बहुत मुश्किल से, NCERT में तो दे ही नहीं रखा है इसके ऊपर कोई सवाल। सही है। लेकिन नियम इम्पोर्टेंट है, नियम इस साल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब द्वितीयक नियम क्या कहता है, इसी का थोड़ा सा रूप बदल दिया है। अलग अलग विद्युत अपघट्यों को विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर, अगर वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो देखते हैं इस बात को, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होती हैं। ई जो होता है इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं, वेट, या इसे तुल्यांकी भार भी कहते हैं। M1/M2 बराबर E1/E2। तो जब भी आपसे फैराडे के नियम पूछता है, दोनों नियम साथ में आते हैं। अगर नहीं भी आया और देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि प्रथम या द्वितीय या दोनों, तो आपको ये दोनों ही नियम लिख कर आने, डाउट में मत रहना कि सर इसने एक मांगा या दो मांगा। सही है। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है, ये NaCl HCl बस CH3COO यानी सोडियम एसीटेट के लिए लैम्डा m नॉट लगा दो या इन्फिनाइट लगा दो, m क्रमशः 126.4, 425.9 एवं 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है, कोलराउश के नियम से होगा। CH3COOH के लिए लैम्डा इन्फिनाइट या नॉट का परिकलन कीजिए। देखते हैं ये सवाल कैसे होता है, देखिएगा। क्या क्या दे रखा है, इन सबकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है। किसके दे रखी है, सबसे पहले लैम्डा नॉट NaCl की दे रखी है 126.4, दूसरी दे रखी है लैम्डा नॉट, इन्फिनाइट भी लगा सकते हो आप, HCl की दे रखी है, कितनी दे रखी है 425.9 लैम्डा नॉट, और दे रखी है सोडियम एसीटेट की CH3COON है, कितना दे रखा है 91.0। मात्रक चूंकि सबके सेम है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सबके सेम हो गई। और पूछ क्या रहा है, लैम्डा इन्फिनाइट या नॉट NaCl का। सही है, ये पूछ रहा है। तो एक काम है, आप यहाँ रफ, मैं यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ, आप ये रफ पे करना। एक समीकरण एक नकली सी बना लेते हैं हम लोग। करते क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं दे रखा है, गलत निकल दिया, लैम्डा नॉट एसिटिक अम्ल की मांग रहा है CH3COOH। तो एक नकली समीकरण बना लेते हैं कि CH3COOH प्लस अगर हमने इससे NaCl करा तो यहाँ रिएक्शन होगी CH3COON प्लस आपका बनेगा HCl। तो देखिएगा
अगर मुझे इसकी मोलर चालकता निकालना है अनंत अनुरूपता पर, तो इन दोनों की मोलर चालकता को जोड़ दें और इसकी मोलर चालकता घटा दें, क्योंकि अगर ये चीज़ यहाँ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे, ये आप रफ पैक बना लीजिएगा समीकरण। आप तो डायरेक्ट सूत्र लिखना, लैम्डा नॉट CH3COOH क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे, लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl, और ये वाली घटा देंगे, लैम्डा नॉट NaCl। इसका मान कितना दे रखा है देखिएगा, 91.0 है, प्लस HCl का मान दे रखा है 425.9, माइनस कर देंगे लैम्डा NaCl का, NaCl का दे रखा है 126.4। जोड़ लीजिए, 9 के 9 हो जाएंगे, 5 और 1 6, 9 2 11 का 1 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, माइनस 126.4। तो लैम्डा नॉट CH3COOH बराबर क्या होगा, 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, दशमलव लगा देंगे, 6 में से 6 गया 0 और 11 में से 2 गए 9 बचेंगे और 4 में से 1 गया 3, 390.5 मात्रक आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्स। सही है, सिंपल सा सवाल है, बच्चों जैसी जोड़ो घटाए कर लीजिएगा, आसानी से नंबर मिल जाते हैं। मेन चीज़ होती है सूत्र को बनाना, ये सूत्र बन गया आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल। अच्छा, अगला सवाल आपने कह रहा है उनने, एक सेल जिसमें निम्न रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन हो रही है, जो फेरिक आयन है वो फेरस में बदल रहा है और आयोडाइड आयन जो है आयोडीन में बदल रहा है। सही है, का 298 केल्विन पर ताप पर ई नॉट सेल का मान दे रखा है, ये 0.236 वोल्ट है। सेल रिएक्शन यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है कि मानक गिब्स ऊर्जा यानी डेल्टा आरजी का मान पूछ रहा है, और एवं साम्य स्थिरांक यानी कि केसी का मान भी पूछ रहा है आपसे। सही है, थोड़ा सवाल है, तैयारी करके जाइएगा कि कम ही आता है। क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो पहले लिख लेते हैं। एक दिया हुआ है, दिया है, देखिएगा पहले तो एक रिएक्शन को मैं लिख लेता हूँ। रिएक्शन लिखने का फ़ायदा ये अभी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इससे आपको एक मान प्राप्त होगा, Fe3 पॉजिटिव, यहाँ वो एक्वस है, AQ बताया था इससे पहले, प्लस 2 आयन बराबर में 2 Fe2 प्लस यानी फेरस, ये भी AQ है, एक्वा, प्लस आपका I2 सॉलिड बन जाएगा। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले हम n का मान निकाल लेंगे। n का मान होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जब हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए और वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिडक्शन होने में काम में आए। तो यहाँ देख लेते हैं, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ ऑक्सीडेशन को पकड़ना, रिडक्शन की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 3 6 टोटल इलेक्ट्रॉन आयरन के पास है, कमी कितने की, 2 3 6 की। यहाँ देख लीजिए 2 दूनी 4 की कमी है, यानी यहाँ 6 की कमी थी, यहाँ 4 की कमी है। इसका मतलब यही तो हुआ कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने दे दिए। और अब यहाँ देख लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक हैं, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे जो अब नहीं रहे। तो पता ये चला कि इसने अपना ऑक्सीडेशन करा तो अपने अंदर से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, वो इलेक्ट्रॉन इसने फेरिक आयन को दे दिए, यानी कि इसका मतलब ये कि अपना आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये चीज़ आपको याद रख के जानी है, फेराडे कांस्टेंट वो है 96,500 कूलाम पर मोल होता है, आप कूलाम भी लिख सकते हो। और ई नॉट सेल का मान दे रखा है उसने, कितना दे रखा है इसने, 0.236 वोल्ट। सही है, और डेल्टा RG नॉट का मान पूछ रहा है, गिब्स ऊर्जा। सही, मानक में है तो मानक वाली पूछ रहा है। तो आपके पास सूत्र क्या होता है, डेल्टा RG नॉट बराबर -NFE।
माइनस लगाएंगे, एन का मान 2 है, फैराडे का मान है एफ का मान है 96,500 और ई का मान दे रखा है 236 पॉइंट के बाद में। इनकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस में 45,548 और ये आंसर आएगा जूल में जूल मोल इन वर्स। आप यहाँ चाहो तो यहाँ छोड़िए और चाहो आगे बढ़ाना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो 45.548 किलो जूल में। सही है, वही एक भाग करिए, दशमलव कितने के बाद आ गया 3 के बाद में, किलो जूल मोल इन वर्स। अगर डाउट में फंस रहे हो कि कहाँ लगाएं दशमलव भूल जा रहे हो तो छोड़ देना बेटा। सही है, तो आपका आंसर यही से रहेगा, अदरवाइज यहाँ तक तो लेके आओगे। सही है, अब इसके बाद में वो सवाल अभी आधा हुआ है हमारा, आधा सवाल रह गया है। वो कह रहा है एवं साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। अब साम्य स्थिरांक के लिए जो सूत्र होता है आपके पास में, वो सूत्र होता है आपका ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 के सी। तो अब के सी तो है साम्य स्थिरांक, हाँ यहाँ पे एक ही दो लिख सकते हो, के सी बराबर क्या, ज़रूरत तो इसी की पड़ रही है, ई नॉट सेल भी और एन भी। तो लॉग बेस 10 के सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ई नॉट सेल गुणा में चला जाएगा एन बटे में आएगा 0.0591। क्लियर। अच्छा, अब इसमें वैल्यू हमें लगानी होंगी। तो देखिएगा वैल्यू लगाते हैं, वैल्यू लगाएंगे। ई नोट सेल का मान दे रखा है आपके पास में 0.236, एन का मान दे रखा है 2 और बटे में कितना है 0.0591। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग बेस 10 के सी बराबर 7.98। सही है, पहले इन दोनों गुणा करेंगे फिर इससे भाग कर देंगे। अब चूंकि लॉग तो इधर है, अब लॉग को जब इधर लेके आएंगे तो इसके लिए जब लॉग इधर जाता है तो ऑटोमेटिकली एंटी लॉग में बदल जाता है। तो ए के सी बराबर एंटी लॉग बेस 10 7.98। अब आपको ये याद रखना, आपको रूल लिखवाए हुए हैं, आपने पढ़े भी होंगे एंटी लॉग के लिए। आपको ट्रिक है, ये बहुत आसान ट्रिक रहती है और सक्सेस भी रहती है। पॉइंट से पहले जो भी संख्या दे रखी होती है उससे हमेशा 10 की घात के रूप में लिख लेते हैं। जो भी संख्या होगी 35 है, 20 है, 31 है, 12 है, जो भी संख्या होगी उसे लिख लेंगे। अच्छा, माइनस में आंसर होगा तो माइनस में लिख लेंगे, ये भी क्लियर कर दूँ मैं आपका। अब जो पॉइंट के बाद की दो संख्याएं हैं उसका अगली संख्या में मेंटिस तो देखने वो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको पॉइंट के बाद वाले का मान एंटी लॉग का दे रहा होगा अगर ये सवाल आया तो इसका आंसर जो आता है वो 9683 होता है, 9683। और हम एक संख्या छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। सही है, तो आपका पास हो जाएगा के सी बराबर 9.683 गुणा 10 की घात 7। ये आ गया आपका आंसर। से अच्छा, अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की दर स्थिरांक, नहीं ये वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक बात एक ही होती है, या तो आप इसे दर स्थिरांक बोल लो या वेग स्थिरांक बोल लो। सही है, तो अगर यहाँ पर दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक भी लिख सकता है, उसे कोई ऐसे बात नहीं है, डाउट में मत फंसना, सिंपल सी बात है। और इसके लिए ये है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। देखिएगा, माना एक अभिक्रिया इस प्रकार है, कोई अभिक्रिया मान लेते हैं जिसमें एक अभिकारक होता है, ए प्रोडक्ट में यानी कि उत्पाद में बदल रहा है। अगर हम t बराबर 0 यानी समय बिल्कुल 0 मान लें तो उस समय जितने भी पात्र के अंदर मोल होंगे ए के ही होंगे, क्योंकि अभी उत्पाद बना नहीं होगा इसलिए उसके 0 होंगे। और t समय यानी कुछ समय बाद अगर हम अवलोकन करेंगे तो देखेंगे क्या कि x मोल अगर मान के चलिए बन गए होंगे
तो हमारा अभिकारक जो होगा वो a माइनस एक्स, यानी जो भी कुछ x बना होगा उतना कम हो गया होगा। तो माना अभिकारक a की सांद्रता t बराबर 0 पर a है, बोले समझ जा दी मैंने आपको, और t समय बाद, यानी t समय बाद उसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, पहले a थी और t समय बाद a माइनस एक्स हो जाती है। यदि अभिकारक a की सांद्रता अभिक्रिया के वेग के समानुपाती हो, यानी जैसे कि जैसे अभिक्रिया का वेग बढ़े वैसे वैसे सांद्रता में भी परिवर्तन होना चाहिए, समानुपाती और होता भी है, तब t समय पर अभिक्रिया का जो वेग होगा वेग समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता के। अगर हम इसे अवकलन के रूप में लिखने तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर k, यानी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे k लगा देंगे और a माइनस एक्स। और अगर मान लीजिए a माइनस एक्स एक है, जैसे मान लो ये दो थे, दो में से एक बन गया, तो एक बन गया तो एक ही तो बचा, तो अगर a माइनस एक्स बराबर एक है तो हो जाएगा आपका dx अपॉन dt बराबर k। यही कहलाता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो अगर पूछता है वेग स्थिरांक बताइए तो आपके पास ये आएगा। ये विकल्प में भी मांग सकता है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, मात्रक भी मांग सकता है, सही है। तो मात्रक जो इसका होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स, और समय चूंकि ज़्यादातर सेकंड में होता है सेकंड इनवर्स मात्रक होगा। ध्यान रखिएगा, ये मात्रक आया हुआ भी है पेपर में। वैसे साथ में एक बात और कह रहे हैं, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो अभिक्रिया के दर को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो तीन होते हैं, ताप होता है, सांद्रता होती है और उत्प्रेरक। वैसे तो प्रकाश भी होता है, प्रकाश की उपस्थिति भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो भी होता है, लेकिन मेनली तीन चीज़ें होते हैं, क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछा गया है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं तीन, ये होंगे, चौथा कुछ और दे रखा होगा दाब वगैरह, तो आपको इन तीनों का रट्टा मान लेना है कि ये तीन होंगे तो तीनों होंगे, और चौथा ऑप्शन या तो होगा उपरोक्त तीनों, या तो वो सही होगा, और अगर कोई नहीं है तो वो लिखा होगा, ये तीनों तो क्लियर होंगे, सही है। अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है आपसे, अगला सवाल कह रहा है आपसे अर्हेनीय समीकरण को सत्यापित कीजिए, संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिएगा, पहले वैसे तो पेपर में अर्हेनीय समीकरण पहले मांग रहा है, मैं पहले संकीर्ण ऊर्जा आपको समझा दूं, उसके बाद होगा अर्हेनीय समीकरण, सही है। तो संकीर्ण ऊर्जा पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम अर्हेनीय समीकरण को समझेंगे, सही है। तो संकीर्ण ऊर्जा क्या है, अणुओं के बीच प्रभावी टक्कर होने के लिए उनमें औसत ऊर्जा से अधिक एक निश्चित और न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है, जिसे अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। अब आगे क्या मांग रहा है, अर्हेनीय समीकरण मांग रहा है। तो देखो यहां से हम हेडिंग डाल लेते हैं, अर्हेनीय समीकरण, अर्हेनीय समीकरण। क्लियर। के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी से, ये है समीकरण। अब इसे हम सत्यापित करना है, क्योंकि सत्यापित करवा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, समीकरण इसे एक मान लीजिए, समीकरण एक का दोनों ओर नेचुरल लॉग लेने पर, तो लॉग बेस ई नेचुरल होता है, के बराबर लॉग बेस ई ए गुणा ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ से आपको कुछ सूत्र लॉग के पता होने चाहिए, जैसे कि एक सूत्र होता है लॉग का, क्योंकि लॉग ए गुणा बी बराबर हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर। तो अब ये ऊपर वाले समीकरण को देखेंगे, सही कर लेंगे इसे, लॉग बेस के बराबर लॉग ई ए फिर प्लस लॉग बेस में ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर एक सूत्र और होता है लॉग का, क्या होता है, लॉग ए की घात एक्स बराबर हो जाता है एक्स लॉग ए। तो अगर हम इसे देखेंगे तो क्या बनेगा, लॉग ई के बराबर लॉग ई
ए, जब ये बाहर को आएगी तो देखिए माइनस में है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए अपॉन आर टी, और यहाँ हो जाएगा लॉग बेस ई और ई। अब ये लॉग ई जो है ये आपका हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो समीकरण रह जाएगी वो रह जाएगी लॉग बेस ई के बराबर लॉग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी से इस समीकरण को मान लीजिए समीकरण 2। अब यदि हमारा टी है T1 हो जाए तो वे किस तरह ही बदलेगा, K1 हो जाएगा। तब समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या हो जाएगी, लॉग ई K1 बराबर लॉग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी 1, इसे समीकरण 3 मान लीजिए। यदि पुनः कर लेते हैं, टी बराबर T2 कर दीजिए तो के बराबर हो जाएगा K2। तब समीकरण 2 से 2 ही समीकरण है तो हो जाएगा लॉग ई के 2 हो जाएगा लॉग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी 2। इस समीकरण को समीकरण 4 कर दीजिएगा। सही। तो अब हम यहाँ करेंगे समीकरण 3 से 4 से 3 को घटाने पर, तो समीकरण 4 ये वाली है, लॉग ई K2 माइनस लॉग ई K1 बराबर लॉग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी 2 माइनस लॉग ई ए और माइनस ई ए अपॉन आर टी 1। अब इसे सूत्र लगा लेंगे लॉग का, और ये हो जाएगा लॉग ई K2 बटे K1 बराबर, इसे खोल लेंगे, लॉग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी 2 माइनस लॉग ई ए माइनस माइनस प्लस ई ए अपॉन आर टी 1। इससे ये कट गया, लॉग ई K2 बटे K1 बराबर कॉमन ले लीजिएगा, ई ए अपॉन आर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई K2 बटे K1 बराबर ई ए अपॉन आर, एलसीएम ले लीजिए, T1 T2, T1 से T1 कट गया तो T2 माइनस T2 से T2 कट गया T1। सही है। अब इसे अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 K2 बटे K1 बराबर ए अपॉन आर T2 माइनस T1 बटे T1 T2। और इसे अगर हम पुनः खोलते हैं तो निकल कर आएगा इसको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई ए बराबर आर इधर पहुँच जाएगा 2.303 आर, और क्या बचा हुआ है यहाँ पर लॉग बेस 10 K2 बटे K1, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, T1 T2 भाग में है, बराबर में जाकर हो जाएगा ऊपर T1 T2 बटे ऊपर वाली चीज़ आएगी नीचे को T2 माइनस T1। ये है आपकी समीकरण, अर्धनियत समीकरण। ये जो संकीर्ण ऊर्जा हो गई जिसे
एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये विलेन स्थिरांक है, इसका मान न्यूमेरिकल अगर आता है तो इसका मान 8.314 लगाना पड़ेगा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। K2 K1 वेग स्थिरांक होगा, T1 T2 उसका ताप होगा परम ताप में। सही है। तो ये सवाल आपका क्वेश्चन है। अरेनीय समीकरण को सत्यापित कीजिए, संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं। तो संकीर्ण ऊर्जा, पहले तो अरेनीय समीकरण देख लीजिए। अरेनीय समीकरण ये पूरी देख लीजिए, सॉल्व हो चुकी है यहाँ तक। इसके बाद में ये वाला पार्ट है। और दूसरी चीज़ संकीर्ण ऊर्जा क्या है, वो डेफिनेशन ये है। सही है आपकी।